जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की कमियां बताने वाले सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर शाह ने चलाया हंटर। तो क्या देश में नेपाल जैसी स्थिति हुई उत्पन्न? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक यकायक मोदी सरकार सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना ज्यादा सख्त क्यों हो गई? क्या टीवी मीडिया जो दिन भर नफरती एजेंडा चलाता है उसे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो सोशल और डिजिटल मीडिया सरकार की कमियां बताते हैं सरकार उससे चिढ़ जाती है, सरकार उसे बंद कराने पर आतुर हो जाती है? आखिर डिग्री दुबे नाम से फेमस निशिकांत दुबे, जो कि अमित शाह के जरिए बनाई गई संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो सिफारिशें की हैं, क्या वो सिफारिशें लागू होने के बाद देश के बड़े बड़े सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया चैनल बंद होने जा रहे हैं? और ऐसे में क्या नेपाल जैसी स्थिति देश के अंदर उत्पन्न होती हुई दिख रही है? सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। मेन स्ट्रीम टीवी के पालतू मीडिया के नफरती और मोदी शाह के लिए एजेंडा सेट करने से गदगद सरकार उस समय हताश हो गई जब उसे लगा कि सोशल और डिजिटल मीडिया ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि लोग टीवी मीडिया से मुंह मोड़कर सोशल मीडिया की तरफ चले गए। और यही मोदी शाह की सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया तो मोदी शाह की सरकार के अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत लगा देता है उसके लिए। देश में हिंदू मुस्लिम पर खबरें प्लांट करके कथित तौर पर बीजेपी के कथित नफरती एजेंडे को सेट करता है, मगर सोशल मीडिया तो उन खबरों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, सारे तथ्य और फैक्ट सामने लाकर सरकार को नंगा करने की कोशिश करता है, क्योंकि यही तो काम है मीडिया का, जिससे सरकार को झटका ही नहीं बल्कि जनता में सरकार की असलियत खुलते लोगों में सरकार के लिए आक्रोश उत्पन्न हो चुका है। अब दोस्तों, ऐसे में आप कहेंगे कि सत्ता के चाटुकार भी तो सोशल मीडिया पर सरकार के हित की रक्षा के लिए खबरें प्लांट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यही तो गलतफहमी है। जैसे टीवी न्यूज की टीआरपी की रैंकिंग आती है, वैसे ही सोशल डिजिटल मीडिया के बाग की रैंकिंग आती है, और उसमें सत्ता के चाटुकार वाले सोशल डिजिटल मीडिया निचले पायदान पर होते हैं। हालांकि उससे भी घबरा करके सरकार ने उसे भी बंद कराने का काम किया। सोशल और डिजिटल मीडिया में टॉप 20 रैंकिंग में आप देखें, डिजिटल चैनल ही हैं जो सरकार की जनता विरोधी नीतियों को सामने लाते हैं। और इसीलिए सरकार ने अब इस सोशल डिजिटल मीडिया पर नकेल कसने और कई चैनलों को बंद करने के लिए प्लान तैयार किया है। दोस्तों, सोशल डिजिटल मीडिया से घबराई मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अब डिजिटल चैनलों पर एक्शन लेना है। और वो कहावत आपने सुनी है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसी तरह मोदी सरकार की तरफ से गठित संसदीय समिति, जिसके वही महापुरुष अध्यक्ष हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को देश में दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया था, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा कहने वालों की वकालत की थी, वही डिग्री दुबे साहब, निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं, उनकी वो समिति कह रही है कि फेक न्यूज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा। गजब अंदाज है निशिकांत दुबे जी आपका। फेक न्यूज जरा उठा करके निगाह देख लीजिए। आपकी सरकार से जुड़े हुए लोग, आपका आईटी सेल, आपके अंडर में काम करने वाला मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया फेक न्यूज ही तो प्लान करता है। मगर आप जो विरोधी लोग हैं, आपके हिसाब से जो सरकार की कमियों को ढूंढते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि बन करके, जनता के प्रवक्ता के तौर पर मीडिया का जो काम है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसे भुला चुका है। मगर जो डिजिटल और सोशल मीडिया पर जो लोग कर रहे हैं, आप उन पर नकेल कसना चाहते हैं। मगर क्या कह रहे हैं, बहाना देखिए बड़ा खूबसूरत सा है निशिकांत दुबे जी का कि फेक न्यूज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए मौजूदा नियम कानून में संशोधन करके उसे और सख्त किया जाए, जुर्माने की राशि और बढ़ाई जाए, जिम्मेदारी तय की जाए। सूत्रों के अनुसार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मंगलवार को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट्स सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली। यानी कि इन्होंने जो सिफारिश दी है सब कुछ उसे स्वीकार कर लिया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इसके अध्यक्ष हैं समिति के। सिफारिश में कहा कि देश के सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में फैक्ट चेकिंग सिस्टम और आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य की जाएगी। यानी कि दोस्तों, अब मीडिया हाउसेस को
एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करना होगा। समिति ने यह भी कहा कि निजी क्षेत्र और स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स के बीच सहयोगी तंत्र विकसित किया जाए। मालिकों और प्रकाशकों को संस्थागत विफलताओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरमीडिएट्स के फेक न्यूज़ फैलाने के लिए जवाबदेह ठहराने की सिफारिश की गई उस समिति में। दोस्तों, संसदीय समिति की ये सिफारिशें यूं ही नहीं की गई। सरकार कुछ निष्पक्ष मीडिया संस्थानों के रिपोर्ट को लेकर काफ़ी परेशान है। उसमें कुछ यूट्यूब चैनल भी शामिल हैं। हाल में दबार के संस्थापक, संपादक, पत्रकार अभिसार शर्मा के अलावा कई शहरों में पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसे सरकार समर्थक माना जाता है। गोदी मीडिया ने ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना को इस्लामाबाद, कराची तक पहुंचा दिया था, लेकिन उस फेक न्यूज़ के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब तक सेना के अधिकारी ने उस वक्त कहा था कि शुरुआत में जब ये बात हुई कि भारतीय सेना के फाइटर प्लेन गिरे, तो ये कहा गया कि शुरुआत में हमसे कुछ गलतियां हुई और हमारा 15% टाइम फेक न्यूज़ की वजह से। और फेक न्यूज़ कौन फैला रहा था? मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया फैला रहा था कि साहब हमारी सेना तो पाकिस्तान तक घुस गई, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इनसे जूझने में वो सेना के अधिकारी कह रहे थे कि साहब हमारा वक्त खर्च हुआ और उसके बाद हमने चीज़ों को ठीक किया और फिर से हमने पाकिस्तान पर अटैक किया। कुछ चैनलों पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप भी लगाए, लेकिन सरकार कभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। हालांकि हाल में कुछ ऐसी शुरुआत हुई, लेकिन अदालतों के जरिए हुई। अदालत ने देश के खुद को सेल्फ क्लेम्ड सबसे तेज नंबर 1 चैनल कहे जाने वाले आज तक के और उसके एक एंकर पर लखनऊ की एक अदालत में केस शुरू हुआ है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम जश्न, जब देश आज़ाद हुआ था और उसके जश्न को लेकर 14-15 अगस्त के शाम को वो यही सब परोस रही थी। और यही सब तो चाहिए उन चैनलों को और उनके आखाओं को। दोस्तों, समिति ने सरकार से अनुरोध किया है कि फेक न्यूज़, विशेषकर सीमा पार से आने वाले गलत जानकारी पर काबू पाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाए। ये टास्क फोर्स सूचना प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी मंत्रालय, कानूनी विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ तालमेल रखे। फ्रांस के चुनावी दुष्प्रचार कानून जैसे अंतर्राष्ट्रीय मॉडल को अपनाने की भी सिफारिश की गई। रिपोर्ट में कहा गया, फेक न्यूज़ के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने को इस हद तक बढ़ाया जाए कि कंटेंट निर्माताओं और प्रकाशकों के लिए उदाहरण बन जाए। साथ ही अगर कोई ऐसा अपराध दोहराएगा तो कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के मौजूदा बिजनेस मॉडल के चलते सनसनीखेज झूठी खबरें ज़्यादा फैलाई जाती हैं। समिति ने एल्गोरिदम पक्षपात पर चिंता जताई। मंत्रालय से अंतर मंत्रालय को कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है, आगामी सत्र में संसद में पेश की जाएगी। समिति का कहना है कि गलत सूचना का अनियंत्रित प्रसार न केवल व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों के प्रतिष्ठा, टास्क मार्केट, मीडिया की विश्वसनीयता के लिए खतरा है। निशिकांत दुबे ने एक यूट्यूब रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया उस समिति के सिफारिश में, जिसमें दावा किया गया कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कई बीजेपी सांसद संपर्क में नहीं थे, जिसे उन्होंने नकली समाचार का उदाहरण बताया। समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिसमें MIB जिसे कहते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के तथ्य जांच इकाई FCU को सरकारी योजनाओं और उससे पहल से संबंधित गलत सूचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वैधानिक शक्तियां देने की संभावनाएं तलाशने को कहा। आंकड़ों के अनुसार FCU को अप्रैल 2020 से अप्रैल 2025 के बीच 1,63,000 से अधिक सवाल प्राप्त हुए। इसमें से लगभग 53,000 ही प्रासंगिक पाए गए। हालांकि FCA के पास प्रवर्तन शक्तियां नहीं हैं और ये केवल सामग्री को सत्यापित और चिन्हित करने का काम करता है। अब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जबकि होना क्या चाहिए था, दोस्तों, देश के अंदर अगर देखा जाए तो जो भी इस वक्त उत्पात है, सरकार और सरकार का एजेंडा और संघ और बीजेपी का एजेंडा जो है सो तो है राजनीतिक तौर पर, मगर उसको प्रमोट कर करके लोगों की जहनसाजी करने में सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है तो मेन स्ट्रीम मीडिया है। इसलिए होना तो ये चाहिए था कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऐसी नकील कसी जाती ताकि कोई हिम्मत ना कर सके, कोई चैनल, कोई
सैटेलाइट चैनल या कोई भी चैनल कि साहब गलत खबरें, हिंदू मुस्लिम विरोध, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने वाली खबरें प्लांट की जाती रहें। और मेरा तो सुझाव ये होता कि मीडिया का एक बोर्ड बना करके उसे सुप्रीम कोर्ट के अधीन किया जाए और साथ ही साथ में चुनाव आयोग का भी सुप्रीम कोर्ट के सीधे सीधे अधीन किया जाए, ताकि दोस्तों अगर कुछ गड़बड़ी हो तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जवाबदेह हो और सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीज़ों पर नकेल कसे। मगर ये सरकार ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। इस सरकार को लगा कि जब टीवी तो सब अपने हाथ में ही है, सर आप देखते होंगे दिन भर वही बकवास खबरें जिसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाइयाँ पैदा करने की कोशिश। दोस्तों एक वक्त था हमने जब पत्रकारिता शुरू की और पत्रकारिता के कुछ वर्षों बाद तक, और बताएं आपको 2012-13 तक, कि अगर कोई ऐसी खबरें आती थी कि जिससे हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट बढ़ने का खतरा होता था तो चैनल उन खबरों को नहीं चलाता था। एडिटर्स बोलते थे, संपादक बोलते थे इन खबरों को नहीं चलाना, रखिए रिकॉर्ड में, क्योंकि इन खबरों से दंगा भड़कने का खतरा है। मगर 2014 के बाद से उन खबरों को प्रमोट किया सत्ता के तलवे चाटने वाले ऐसे एंकर्स ने और ऐसे मीडिया हाउसेस ने। एक वक्त था जब सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान का नाम नहीं लिया जाता था मीडिया में, दो समुदायों का जिक्र किया जाता था कि दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई। मगर मोदी राज में सीधे सीधे हिंदुओं को मुसलमानों ने मारा और मुस्लिम बस्तियों में आग लगा दी गई। इस किस्म की खबरें चलती रहीं ताकि एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, क्योंकि उन खबरों में ऐसा ही उसकी संरक्षा होती रही है। तो दोस्तों ऐसी हालत में, जबकि जिस मीडिया का काम है देश के जनता के प्रति उनका प्रवक्ता बनकर के सरकार से सवाल पूछना, यही धर्म है मीडिया का। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है कि सरकार अच्छा काम कर रही तो उसका महिमा मंडन करना। सरकार तो वैसे ही आपको ऐड देती है, आप उन खबरों को चलाइए। लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी ये है 99.9% कि सरकार जो कुछ कर रही है, क्योंकि जनता के पैसे से सरकार काम करती है, वो पैसे खर्च कहाँ होते हैं? जो नीतियाँ बनाई गई, जो स्कीमें तैयार की गई, जो ऐलान किया गया, ज़मीन पर उतरा कितना? मगर आप देखिए मोदी राज में इन तमाम चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए कैसे सभी टॉप 5-10 चैनल उठा करके देख लीजिए किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र के साथ बलात्कार कर रहे हैं। माफ़ी चाहेंगे अगर मेरे शब्द ज़्यादा कड़वे हो रहे हो तो, मगर यही सच्चाई है दोस्तों। नफरत होती है ऐसे टीवी मीडिया के ऐसी खबरों से दोस्तों। मैं भी उसी का एक हिस्सा रहा हूँ लंबे वर्षों तक, करीब 20 वर्षों तक, मगर ये स्थिति है। लेकिन हद देखिए, वही सरकार उसी मीडिया को एक साइड में बचाती है और दूसरी तरफ सोशल और डिजिटल मीडिया के लिए इस किस्म के कड़े प्रावधान लाती है, क्योंकि उनको पता है कि सोशल और डिजिटल मीडिया भी पर ही सरकार की गलतियों को उजागर किया जा रहा है। दोस्तों अपनी आवाज़, अपनी बातें ज़रूर रखें, आवाज़ उठाएं संवैधानिक शब्दों में। बहुत शुक्रिया।